Good morning, students. Today we will start with the new topic that is kinematics. According to your NCERT books, this chapter is a second chapter. Okay, motion in a straight line, and this motion in a straight line comes under kinematics. Okay, so starting में इस chapter में definitions हैं, उन definitions को हम अच्छे से समझेंगे. ठीक है, so let us start with the mechanics. मैकेनिक्स मीन्स मोशन. ओके, तो चैप्टर का नाम भी क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वो मोशन में है तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स. ओके, देन टाइप्स. नंबर वन, स्टैटिक्स. स्टैटिक्स मतलब कोई भी चीज़ जब रेस्ट पे है. ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. है ये मैकेनिक्स की टाइप, पर वो उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेगी जो रेस्ट में होंगी, मीन्स मूव नहीं कर सकेंगी. ओके, नेक्स्ट, काइनेमैटिक्स. इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with study of motion of material object without considering the cause that produces motion. अब काइनामेटिक्स में भी हम मोशन की ही बात करेंगे, पर हम उसमें उस रीज़न को नहीं स्टडी करेंगे जिसकी वजह से कोई बॉडी मूव कर रही है. उस फोर्स को, कोई भी चीज़ बॉडी मूव करेगी तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स ही लगेगा ना. तो हम उसका कॉज, जो उसका कारण है, फोर्स है, उसको रीड नहीं करेंगे, उसको स्टडी नहीं करेंगे. वो क्या है? काइनेमैटिक्स. विदाउट कंसिडरिंग द कॉज दैट प्रोड्यूसेस मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड. एक बॉल है, उसको ऊपर फेंका हमने. ठीक है, अब फेंका तो एक फोर्स तो लगी होएगी ना, पर हमने उस फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करना. हमने ये करना कि वो बॉल कहाँ तक पहुँची है, कितनी उसकी हाइट है, कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उन चीज़ों के बारे में स्टडी करना है. पर उसका क्या रीज़न है, कैसे फोर्स लगी है, उसके बारे में काइनेमैटिक्स में स्टडी नहीं किया जाता. ओके, then a freely falling body, etc. These are the example of kinematics. Now come to dynamics. It is the branch of mechanics which deals with study of motion of material object by considering the cause that produces the motion. ये डिफरेंस है काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में. काइनेमैटिक्स में भी मोशन स्टडी करते हैं, डायनामिक्स में भी, पर काइनेमैटिक्स में विदाउट कॉज की ज़रूरत नहीं, पर डायनामिक्स में कंसिडरिंग द कॉज दैट प्रोड्यूसेस द मोशन. कौन सी फोर्स लग रही है, कैसे लग रही है, कितनी लग रही है, वो डायनामिक्स में हर चीज़ स्टडी की जाती है. क्लियर? देन रेस्ट. रेस्ट हमें पता ही है, कोई भी चीज़, ये पेन है, रेस्ट है. ठीक है, मेरे कोई चीज़ मूव कर रही है, उसके रिस्पेक्ट कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, वो क्या होती है? रेस्ट. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to surrounding with the passage of time, that is rest. जैसे कोई गाड़ी चल रही है ना, और जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है? उसकी गाड़ी तो चल रही है ना, तो उसके रिस्पेक्ट जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है? रेस्ट में है. ठीक है, नेक्स्ट, मोशन. फिर वही चीज़, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. टाइम भी निकल रहा है साथ साथ में, और कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज भी कर रही है, तो वो क्या है? मोशन में. गाड़ी चल रही है, किसके रिस्पेक्ट? वो जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो खड़े हैं, रेस्ट पे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग और चीज़ है वो चल रही है, वो मोशन में हुई. ठीक है, कोई इंसान ही खड़ा, वो देख रहा है गाड़ी चल रही है, उसके रिस्पेक्ट गाड़ी किस में है? मोशन में है. ठीक है ना. देन रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से समझना है ना. रिलेटिव टर्म क्या होती है? इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट, बट इन अनदर सिचुएशन सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन. ठीक है, अब कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है, वही एक सिचुएशन में वो रेस्ट में लग रही है, एक सिचुएशन पे वो मोशन में लग रही है, तो ये दोनों टर्म्स क्या होगी? रिलेटिव. फॉर एग्जाम्पल, कोई गाड़ी है ना, गाड़ी में कोई पैसेंजर बैठा है. ठीक है, ये गाड़ी है, मूव कर रही है, और यहाँ पे क्या है? एक पैसेंजर बैठा हुआ है, अब दूसरा भी बैठा हुआ है. अब इसके और इसके लिए, ये एक गाड़ी में ही है या बस में है,
तो ये दोनों आपस में क्या है, रेस्ट में है। इसको भी ये रेस्ट में लग रहा है, इसको भी रेस्ट में लग रहा है। पर यही जो इंसान है, कोई बाहर बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, है ना, उसके लिए ये जो है मोशन में है। ठीक है, इनके लिए, एक दूसरे के लिए ये रेस्ट में है, पर कोई तीसरा बाहर से देख रहा है, गाड़ी चल रही है, तो उसके लिए ये मोशन में है। तो ये जो दिखाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार 1-2 मार्क्स में आ भी जाता है एग्जाम में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। An object is said to be a point object if its dimensions are negligible as compared to distance traveled by it in a given time. A point object जैसे स्टार्स है, साइज में तो बहुत बड़े हैं, पर कितनी दूर है हमसे, तो हमें दिखाई छोटे छोटे देते हैं ना, तो हम उनको क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी भी चीज़ हो, पर वो डिस्टेंस ही इतना ज़्यादा हो कि हमें वो बिल्कुल कई बार बड़ी छोटी दिखाई देती है। ट्रेन है, ट्रेन पहले हम देखते हैं बहुत बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, जब से चलती 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 दूर जाती है, तो हमें देखते हैं बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट दिखने लग पड़ता है। बस यही कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन, देन ट्रांसलेटरी मोशन और देन सर्कुलेटरी मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है, जो बिल्कुल सीधी रेखा में जाए, सीधी लाइन में कोई भी बॉडी। द मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर मोशन। सीधी लाइन में जाए हमेशा ही। ठीक है, और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, वो भी सीधी लाइन में जाती है, पर उसमें यहाँ पे एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हो जाता है, या एक कोई पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, या एक सिंगल पार्टिकल की, या पॉइंट मास बॉडी। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, इज दैट मोशन इन विच द बॉडी इज मूविंग सच दैट, ऐसे मूव कर रही है कि ऑल द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग इट, पूरी की पूरी बॉडी मूव साइमल्टेनियसली अलॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट लाइन एंड ऑल द कंस्टिट्यूट पार्टिकल शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ये मान लो पेन है, ये पूरा कंस्टिट्यूट कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बना होगा, तो ये पूरे का पूरा ऐसे चलेगा। ठीक है, पूरे का पूरा। ओके, ये क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। कई बार क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी सीधी जाती है, ट्रांसलेटरी भी सीधी जाती है, पर ट्रांसलेटरी में कई बार ये डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, पर फिर वो आगे कैसे जाएगी, सीधी ही जाएगी। ओके, कर्व ले सकते हैं, ये ऐसे जाते जाते ऐसे हो जाएगी यदि चेंज होना हो, तो पर जाएगी फिर सीधी ही। ठीक है, ये डिफरेंस है रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में। देन सर्कुलेटरी मोशन, जो सर्कल में मूव करे। इट इज़ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। आप एक वो ले लो, धागा ले लो, धागा लेके धागे के साथ एक पत्थर या स्टोन कुछ भी, उसको ऐसे घुमाते रहो, तो आप देखोगे वो एकदम क्या हो गया, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, देन स्केलर क्वांटिटी। अब ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का इनके ऊपर कोई नो डायरेक्शन नहीं होती, मतलब ये सीधा सा। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वर्क, पावर एट्सेट्रा, ये सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज, याद रखनी है ये। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड। जैसे टाइम है, टाइम मान लिया किसी को मूव करने में मान लो 2 सेकेंड लगे, फिर आगे 2 सेकेंड लगे, फिर आगे 2 सेकेंड लगे, तो इनको हम सिंपली 2 + 2 + 2 दैट इज 6 सेकेंड, ये हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड के साथ इनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। किनको, स्केलर क्वांटिटीज को। ठीक है, देन वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और किस डायरेक्शन में जा रही है वो भी काउंट होगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम एट्सेट्रा, ये सारी क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड। अब हम इनको सिंपल ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, कि सिंपल इतना डिस्प्लेसमेंट किया 2 + 2 4, नहीं, इनका एक मेथड होता है, उनको क्या बोलते हैं,
लॉज ऑफ वेक्टर्स। फॉर दीज वी यूज लॉज ऑफ वेक्टर्स। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, वेक्टर ऑफ सॉरी एडिशन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन, वेक्टर्स में डिवीजन पॉसिबल नहीं है, चाहे वो अलजेब्रिक हो या वेक्टर की फॉर्म में हो, ठीक है। स्केलर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों पॉसिबल है, पर वेक्टर क्वांटिटीज में अलजेब्रिक मेथड के साथ पॉसिबल नहीं है, पर विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ वेक्टर हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर डिवीजन नहीं कर सकते। इट्स अ क्वेश्चन फॉर MCQ ऑल्सो। सो अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ से ऐसे मूव कर रही है A से B तक, तो ये डिस्टेंस हम इसको क्या मान लेते हैं, P इज इक्वल टू AB, और वेक्टर को ऐसे ऊपर लाइन और फिर एरो ऐसे डिनोट करते हैं। ये वेक्टर की कैसे डिनोट करते हैं वो है, जो इसका पहला पॉइंट होता है या जहाँ से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं टेल या बोलते हैं ऑरिजन, और जहाँ पे एंड होता है उसको बोलते हैं हेड या टिपर या टर्माइनस, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, हेड, टिपर या टर्माइनस। टर्मिनल से होता है टर्मिनेट, ख़त्म होना, तो यहाँ से ख़त्म तो टर्मिनस, ओके, या टर्माइनस। देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये पूरे का पूरे एक चैप्टर भी आगे जाके आएगा शायद आपको, तो इसको ध्यान से समझना, एक छोटा सा पार्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। अब किसी भी चीज़ को हमने स्टडी करना, कोई ऑब्जेक्ट है जैसे, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, इसको स्टडी करना, और इसके लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। किसी चीज़ की पोजीशन को अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब द पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट्सेट्रा ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, अब एक गाड़ी में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, ऑब्जर्वर, ठीक है, उसके लिए वो जो गाड़ी है ना, वो क्या आ गई, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। गाड़ी में बाकी चीज़ों को उसने स्टडी करना है, ठीक है, तो वो एक उसका एक फ्रेम बन गया, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अर्थ है हमारी, अर्थ के ऊपर इंसान कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, उसने बाकी चीज़ों को, उसकी पोजीशन को, उसकी वेलोसिटी को, उसके एक्सेलरेशन को स्टडी करना है, तो अर्थ उसके लिए क्या बन गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, विच इज़ आइदर एट रेस्ट, या तो वो रेस्ट पे हो या मूव करे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, या तो रेस्ट में हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, तो उसको क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। प्लीज़ रिमेंबर दिस वन, ठीक है। इन दिस केस इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन्स के लॉ हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो होल्ड गुड मीन्स उसको सेटिस्फाई करते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एन एक्सेलरेटेड और मूविंग फ्रेम। एक्सेलरेटेड मीन्स जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है, गाड़ी चलती है ना, हम गाड़ी चलती है, पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मान लो धीरे 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 गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी में जाते हो ना आप, धीरे 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 चल रही, हमें पता ही नहीं चलता, बट मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एकदम से हमने उसको एक्सेलरेटर दबाया और उसकी फिर उसको स्पीड तेज़ कर दी, तो उसमें चेंज आया ना उसकी वेलोसिटी में, वो जो है एन एक्सेलरेटेड और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। Here Newton's law of motion does not hold good. इसमें जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो सेटिस्फाई अच्छे ढंग से नहीं करते और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करते हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिंपल आपने यही समझना है कि एक फ्रेम है, एक रेफरेंस, जहाँ पे बैठ के कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को अच्छे से स्टडी कर सकता है, एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज।
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कई बार। इज अर्थ एन इनर्शियल और इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहते जो अर्थ है क्या वो इनर्शियल है, क्या वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो क्वेश्चन आंसर है इसका कि वो इनर्शियल भी है और नॉन इनर्शियल भी है। ठीक है, कैसे ये बाद में पढ़ती हूँ, पहले समझ लो। अर्थ है जो हमारी, है ना, ये हमारा सन है, ठीक है, और ऐसे हमारी अर्थ है यहाँ पे, ठीक है। अब कोई ऑब्जर्वर अर्थ पर ना रहकर स्पेस में खड़ा है ना, तो स्पेस से वो उस अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है। अर्थ को किसी अर्थ का कि कोई कुछ भी उसने ऑब्जर्व करना हो, तो उसके लिए अर्थ क्या है, अर्थ की जो स्पीड है कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। ठीक है, जब अर्थ सन के पास होती है ना, सन के पास, तो इसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब इससे दूर होती है तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब स्पीड या वेलोसिटी का कम होना या ज़्यादा होना वो नॉन यूनिफॉर्म हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। इसलिए उस ऑब्जर्वर के लिए जो अर्थ के बाहर होकर स्पेस में या कहीं और पॉइंट से ऑब्जर्व कर ला, उसके लिए जो अर्थ है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यदि कोई ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर खड़ा है तो उसके लिए तो अर्थ बिल्कुल स्टेबल है, जैसे हमारे लिए, तो हमारे लिए फिर अर्थ क्या होगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हुआ। सो देखो, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट एंड आल्सो स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एक तो सर्कुलर पाथ में कर रहा है रिवॉल्व, ठीक है, और दूसरा अर्थ जो है यहाँ पर अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है ना। ड्यू टू दिस द वेलोसिटी ऑफ अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, अर्थ सन के दूर है तो वेलोसिटी कम है, उसकी पास है तो उसकी बढ़ इंक्रीज हो रही है। हैंस न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड। Thus, frame of reference attached to a person on earth for observing the things outside the earth is a non-inertial frame of reference. ठीक है, however, for the motion of object on earth, यदि हम अर्थ के ऊपर ही देख रहे हैं, the earth is considered at rest, so a person on earth is taken as inertial frame of reference. क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। I hope you can see the notes properly. Next is distance. It is the length of actual path traveled by the object in the given time during the motion. अब डिस्टेंस क्या है, कोई भी चीज़ है वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस कवर की है टोटल, वो उसकी डिस्टेंस हुई। इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम ड्यूरिंग द मोशन। ऐसे यहाँ से बॉडी गई पहले इस पॉइंट पे, फिर इस पे इस पे इस पे इस पे से पहुँचते बी पे चली गई, तो जो टोटल डिस्टेंस क्या होएगी, ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी डी। तो ये क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एंड वी नो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव ही होती, क्योंकि ऐड ही होना, मान लो यहाँ पे 2 मीटर किया फिर 4 मीटर किया तो ऐड ही होनी, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। कैन नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव, कभी भी ना ज़ीरो होती है ना नेगेटिव होती है। मेजर्ड बाय ओडोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है गाड़ियों में लगा होता है, जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड मेज़र करता है, ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस मेज़र करता है। स्केलर क्वांटिटी है जो डिस्टेंस है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ना कि इस तरफ जा रहा है या इस तरफ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मान लो कि बॉडी यहाँ से ए से यहाँ बी है, इसको सी ले लो, डी ले लो, ई एफ जी एच आई, ऐसे इसने कवर किया, ठीक है, पर हमने ये पूरा नहीं दिखना, हमने शॉर्टेस्ट पाथ दिखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है, तो वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है,
ये कैसे? मान लो हम इस पॉइंट से चले हैं, हमने इसमें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और मान लो हम यहाँ से इस डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर को गए, ठीक है, ये पर्टिकुलर हमने चूज कर ली, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो ये मान लो आ गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यदि हम उसी डायरेक्शन में वापस आएंगे तो वो क्या होएगी? नेगेटिव। और यदि हम दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे तो वो क्या होगा? ज़ीरो, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ गए पॉजिटिव, वापस आए नेगेटिव, फिर वही पॉइंट पे आ गए तो ज़ीरो, सो इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। नाउ कम टू स्पीड। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद टाइम इन एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन इसलिए बोला क्योंकि स्पीड भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, और इसके ऊपर भी डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है? जब कोई बॉडी अपना जो पोजीशन है वो चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ वो बॉडी मूव कर रही है, वो क्या होगी? उसकी स्पीड। इट मे बी ज़ीरो पॉजिटिव बट कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। एंड यूनिफॉर्म मीन्स, यूनिफॉर्म वर्ड कहाँ से आया? स्कूलों की यूनिफॉर्म से, है ना। स्कूल की यूनिफॉर्म क्या होती है? बच्चे डालते हैं ना, तो एक जैसे लगते हैं ना, यूनिफॉर्म डाल के एक जैसे, तो इसीलिए स्पीड का, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक जैसी स्पीड, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। ये देखो ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ठीक है। ये 2 सेकंड में 5 मीटर कवर किए, अगले 2 सेकंड में 5 5 10, फिर 5 मीटर कवर किए, 4 and 2 6, फिर 2 मिनट में 5 मीटर कवर किए। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और वेरिएबल स्पीड क्या होती है? जब वो an object is said to be moving with variable speed if it covers equal distance in unequal interval of time, टाइम अलग अलग हो, ठीक है। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ वेरिएबल स्पीड, ठीक है। कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स पहले 2 मीटर में 2 सेकंड में कितनी कर ली, फिर 4 सेकंड में की है, मान लो 2 सेकंड में उसने की 5, ठीक है। अगले फिर जाके 4 सेकंड के बाद फिर उसने 5 कवर की, ठीक है ना। पहले 2 सेकंड में 5 कर ली, उसके बाद 4 सेकंड में उसने 5 की है, तो डिस्टेंस वही इक्वल डिस्टेंस बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया? 2 सेकंड में 5 मीटर कवर किया, फिर अगले 4 सेकंड में फिर 5 मिनट कवर किया, अगले फिर 6 सेकंड में 5 मिनट कवर किया, मीन्स अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, वो क्या है? आपकी वेरिएबल स्पीड। कम टू द नेक्स्ट पेज। थर्ड इज एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब आप समझते होंगे, मीन निकालना किसी चीज़ का, है ना। आपको 2-3 क्वांटिटीज़ 2 3 5 6 ऐसे दिया हो तो इसका एवरेज निकाल लो, इनको ऐड करो डिवाइडेड बाय 4, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे एवरेज स्पीड क्या है? ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। पूरे का पूरा कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना पूरा टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। मान लो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन डेल्टा टाइम टी, डेल्टा टी टाइम, देन वी एवरेज क्या होगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। कैसे? अब मान लो कि बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये उसका इनिशियल पॉइंट है एक्स आई, और कहाँ तक पहुँचा वो? लास्ट तक, और ये एक्स एफ क्या होगा? इसका फाइनल पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस हुई, मान लो ये 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इनिशियल स्टार्ट हुआ ना, कोई तो पॉइंट होगा, ये फाइनल। तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, डेल्टा एक्स क्या होता है? एक्स एफ माइनस एक्स आई, मीन्स टोटल ये डिस्टेंस हो गई। और टाइम क्या हो गया? कोई ना कोई इनिशियल टाइम होगा जब स्टार्ट किया होगा, और कितना समय लगा? फाइनल हो गया, तो टी एफ माइनस टी आई।
तो वी एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम में, एक छोटा सा टाइम, मान लो आप गाड़ी में जा रहे हो, है ना, गाड़ी चल रही है और आप 1 सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए भी आप एक मतलब एक बड़े छोटे से पार्ट के लिए आप देखते हो कि कितनी उसकी स्पीड है, वो क्या हुई उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और पर्टिकुलर टाइम पे आप एकदम से देखते हो कि उस गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो वो क्या होती है उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। लेट डेल्टा एक्स बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इन डेल्टा टाइम टी। तो एवरेज स्पीड तो हमें अभी देखा हमने डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसका मतलब जो वी इंस्टेंटेनियस होगी वो एक बड़े छोटे से टाइम के लिए है, तो वो छोटा सा टाइम जीरो को अप्रोच कर सकता है। डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जीरो नहीं पर बहुत छोटा सा टाइम, मिली सेकेंड में भी हम उसको देख सकते हैं। तो वी एवरेज क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये किसकी वैल्यू, वी एवरेज की। सो वी इंस्टेंटेनियस को हम सिंपली इस जो एक्सप्रेशन है इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। आप मैथ्स में भी पढ़ोगे, डिफ्रेंशिएशन होती है ये। डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस जो है जो जब टाइम के साथ चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है। तो ये क्या है, वी इंस्टेंटेनियस डी एक्स अपॉन डी टी। So this is our today's lecture. So keep it up and take care of yourself, and please subscribe my channel, like my channel, comment my channel. If you have any query, so please contact me, comment me. Okay, then thank you, take care.